स्वागत है आपका आप सभी के चैनल एग्ज़ाम सहपाठी में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट के जो पेपर सेकंड है इसमें सोशल स्टडीज़ का हमारा हिस्ट्री के टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है जाति व्यवस्था को चुनौती। इसके पहले हम लोगों ने जियोग्राफी को कंप्लीट कर लिया है और आपके सिविक्स के जो है यानी कि पॉलिटिकल साइंस के सभी जो है सिलेबस वाइज टॉपिक्स को कंप्लीट करा लिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, जाति व्यवस्था को चुनौती को। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि जाति व्यवस्था हमारे समाज में जो है किस तरह से थी। समाज में जो सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच में जो है अंतर नहीं था, यानी कि अभी हमने पिछले वीडियो में स्त्रियों और पुरुषों के बारे में अंतर देखा था कि स्त्रियों की स्थिति किस तरह से थी, उनके सुधार के लिए क्या क्या काम किए गए। तो केवल स्त्री और पुरुषों के बीच में ही अंतर नहीं था, अधिकतर इलाकों में लोग क्या थे, वो जातियों में भी बटे थे। ठीक है ना, तो भारत में केवल स्त्री पुरुषों में अंतर नहीं है, आपके जातियों में भी अंतर है। जैसे कि आपके ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, ये खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके अलावा जो आपके थे व्यापार और महाजनी लोग जो होते थे, ठीक है, इन जातियों का स्थान इसके बाद आता था आपके ब्राह्मण और क्षत्रिय के बाद। और इन्हें क्या कहा जाता था, तो इन्हें कहा जाता था वैश्य, यानी कि जो व्यापार करते थे, जो महाजन थे, इनको वैश्य कहा जाता था। ठीक है, ब्राह्मण और क्षत्रिय के बाद इनका नंबर आता था। और इनके बाद जो है आपके काश्तकार थे, बुनकर, कुम्हार और दस्तकार, इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें कहा जाता था शूद्र। ठीक है ना, जो आपके काश्तकार होते थे, बुनकर, कुम्हार, दस्तकार, ये लोग शूद्र कहे जाते थे। ठीक है, इसके बाद इनका नंबर आता था। और इस श्रेणी क्रम में, ये जो श्रेणी क्रम बनाई गई है जातियों की, इसमें जो सबसे निचले पायदान पर आते थे वो ऐसी जातियाँ थी जो गाँव शहरों को साफ सुथरा रखती थी। ठीक है, ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे। ठीक है, ये साफ सफाई का काम, गंदगी उठाने का काम, ये सब जो ऊंची जातियों के लोग थे उसको जो है दूषित कार्य मानते थे। और यही जो है ये लोग काम करते थे जो सबसे निचले पायदान पर आते थे जातियों में। और ऐसे काम की वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी, यानी कि अगर ऊंची जाति के लोग ऐसा काम कर लें तो वो मानते थे कि उनकी जाति जो है भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियाँ निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों को लोगों को क्या मानती थी, अछूत मानती थी। ठीक है, यानी कि इनको छूना नहीं है, वो इस तरह के काम करते हैं। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने और ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। ठीक है, यानी कि जो है, जो आपके सवर्ण जाति जिन कुओं का इस्तेमाल करते थे वहाँ से ये लोग पानी नहीं पी सकते थे, ये लोग मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। ठीक है, और जो भी आपके घाट तालाब जहाँ पे ऊंचे जाति के लोग नहाते थे वहाँ पर ये लोग नहा भी नहीं सकते थे। इन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था कि ये सबसे निम्न दर्जे के जो है मनुष्य हैं, ये जो आपके साफ़ सफाई का काम करते हैं। तो इसी तरह की एक जाति के बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो हम ये देख लेंगे। वर्तमान आंध्र प्रदेश में मदिगा जो है एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। तो ये जाति का नाम है मदिगा, ये कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की, आपको याद रखना है। मदिगा जाति कहाँ की है, अछूत जाति है ये, आंध्र प्रदेश की। ये पशुओं के शवों को साफ करने, ये जो आपके पशु मर जाते थे उनके शवों को साफ करते थे, उससे चमड़ा तैयार करते थे और उससे जो है चप्पल जूते बनाते थे। ठीक है, ये मदिगा जाति के लोग जो थे आंध्र प्रदेश के। पहले विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ कि सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई। जब विश्व युद्ध हुआ तो सेना को जूतों की ज़रूरत पड़ी, परंतु चमड़े के कामों के प्रति जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार, यानी कि देखो चमड़े का काम ये आपके आंध्र प्रदेश के मदिगा लोग करते थे। तो इन लोगों ने ही जो है यही लोग जूते तैयार किए और इससे जो है ज़्यादा कीमत की मांग ये लोग करने लगे और इनको काफ़ी लाभ भी हुआ। ठीक है ना, तो इसका जो है ऐसा नहीं है कि हमेशा इनको नुकसान ही हुआ। इसकी वजह से इनको जो है उस समय लाभ भी हुआ जब आपके जूतों की मांग ज़्यादा बढ़ गई। अब जूते जो है चमड़े के जूते यही बनाते थे, तो इन लोगों ने ज़्यादा कीमत मांगी कि हम ज़्यादा कीमत पे जूते बेचेंगे और इन लोगों को काफ़ी लाभ भी हुआ। ठीक है, गुजरात के दुबला समुदाय के लोग सवर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। अब ये आपको ध्यान रखना है कि आपका दुबला समुदाय ये कहाँ का है, तो ये आपके गुजरात का है। ये सवर्ण जो जमींदार होते थे उनके यहाँ मजदूरी करते थे, उनके खेतों को संभालते थे और घर के काम भी करते थे। तो सवर्ण जो जमींदार थे उनके खेतों को भी संभालेंगे और उनके घर का भी काम ये करते थे, गुजरात के जो दुबला समुदाय के लोग थे। ठीक है, अब देखते हैं ये कुछ जो है हमारे एग्जाम्पल्स थे जो आपके किस तरह से हमारा समाज जो है जातियों में बटा हुआ था।
अब देखते हैं कि समाज में परिवर्तन की ओर किस तरह से कदम बढ़ाया गया। 19वीं सदी की शुरुआत में ही हमें क्या हुआ कि सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य सामान्यताओं से संबंधित जो बदलाव थे ये दिखने शुरू हो गए थे। जो आपकी 19वीं सदी स्टार्ट होती है, तो 19वीं सदी आपके कब से स्टार्ट होती है? 1801 से स्टार्ट होती है और 1900 तक रहती है, ठीक है ना। अब ये बदलाव हो क्यों रहा था? तो ये बदलाव इसलिए हो रहा था क्योंकि जो है संचार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। और संचार के कौन कौन से तरीके? जैसे पहली बार जो है उस समय अखबार स्टार्ट हुए, ठीक है ना, किताबें आईं, पत्रिकाएं आईं, पर्चे छपे, पुस्तिकाएं छप रही थी। तो ये नई नई चीज़ें जो है उस समय विकसित हो रही थी संचार के, ताकि लोगों तक जो है बातें अब पहुंच रही थी। इस वजह से जो है ये बदलाव दिखने शुरू हुए। और ये चीज़ें पुराने साधनों के मुकाबले क्या थी? सस्ती थी और ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी। यानी कि पहले जो है आपके पांडुलिपियाँ थीं जो ज़्यादा लोगों की पहुंच में नहीं थीं, लेकिन अब अखबार पत्रिकाएं ये लोगों तक पहुंच रही थी, इसलिए ये बदलाव होने लगा, ठीक है। राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। यानी कि बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किसने किया? मैंने तो आपको पिछली बार ही बताया था कि महिलाओं के लिए भी जो है राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? ग्रंथों का सहारा लिया था। तो जाति व्यवस्था की आलोचना करने के लिए भी इन्होंने एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का जो है अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था। ये जो आपका प्रार्थना समाज था ये किसका? भक्ति परंपरा का समर्थक था। इसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया। तो ठीक है ना, प्रार्थना समाज में क्या कहा गया कि सभी जातियों क्या हैं? समान हैं। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया, ठीक है। तो जाति उन्मूलन के लिए एक और संस्था बनाई गई थी, परमहंस मंडली। कहाँ पे? बम्बई में बनाई गई। किस सन में? तो 1840 ईस्वी में, ओके। 19वीं सदी में जो आपके ईसाई प्रचारक थे ये आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे, ठीक है। जो आपके आदिवासी जो लोग थे, जो निचली जाति के लोग थे, उनके लिए ये स्कूल खोलने लगे। कौन? जो आपके ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आए थे। शहरों में जब नई नौकरियां निकलने लगी तो लोग निचली जातियों के बहुत सारे लोगों ने शहर की ओर पलायन शुरू कर दिया। अब देखिए शहरों में किस तरह से नौकरियां आई। शहर जब आपके बनने लगे तो वहाँ पे भी साफ़ सफाई का काम, बहुत सारे जो है जो शहर को साफ़ रखने के लिए, नालियाँ बनाने के लिए, नालियाँ साफ़ करने के लिए, इन सब के काम निकलने लगे नगर निगम में। तो जो निचली जातियों के लोग थे ये बहुत सारे लोग जो है शहर की ओर चले गए ताकि इनको वहाँ पर भी कुछ काम मिल जाए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। ये आपका जॉन एलन नाम का एक जहाज़ है, ठीक है। और इस कूली जहाज़ के द्वारा भारतीय मजदूर जो होते थे इनको मॉरिशस ले जाया जाता था, ठीक है। तो भारतीय जो मजदूर होते थे इनको मॉरिशस ले जाया जाता था जहां उन्हें कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से जो ज़्यादा मजदूर थे वो आपके निचली जातियों के ही होते थे। इसलिए अभी आप देखोगे मॉरिशस इन सब जगहों पे अधिकतर इंडियंस हैं, ठीक है ना। उस समय ये लोग ले जाए गए थे, तब से वहीं पे अपना बस गए हैं, ओके। सेना में भी ऐसे लोगों की ज़रूरत बढ़ गई। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई, ठीक है। तो महार समुदाय ये भी आपका एक अछूत माना जाने वाला समुदाय था। महार समुदाय महाराष्ट्र का है ये। तो इनके बहुत सारे लोगों को एक आपकी महार रेजिमेंट थी जो सेना की थी रेजिमेंट, वहाँ पे नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के जो नेता थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर जी के जो पिताजी थे वो एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर के जो पिताजी थे ये सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे, ये भी हमको ध्यान रखना है। ये भी आपको याद रखना है कि जो आपके भीमराव अम्बेडकर थे ये किस जाति के थे? महार जाति के थे, ठीक है, महार जाति के थे। समानता और न्याय की मांग। मध्य भारत के सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी, ठीक है। तो घासीदास ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी, किसकी? तो सतनामी आंदोलन। मध्य भारत, ये छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र की बात की जा रही है, मध्य प्रदेश उस समय था ये। इन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आंदोलन छेड़ दिया। तो याद रखेंगे हम लोग, सतनामी आंदोलन मध्य भारत में किसने स्टार्ट किया था? घासीदास ने स्टार्ट किया था। और चमड़े के जो काम करने वाले लोग थे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए ये स्टार्ट किया गया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। तो जो चांडाल काश्तकार थे
उनके बीच जो है मथुआ पंथ ने काम किया। किसके? हरिदास ठाकुर के मथुआ पंथ ने। ठीक है। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी जो ग्रंथ थे, जो ये कहते थे कि जाति व्यवस्था सही है, उस पर हरिदास ठाकुर ने क्या किया? सवाल उठाए। ठीक है। अब देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट नाम श्री नारायण गुरु का। इन्होंने क्या किया? तो ये आपके केरल के एझावा जाति के थे। ठीक है। श्री नारायण गुरु एझावा जाति के थे। इन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। यानी कि जातिगत भिन्नता के आधार पर हम जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ऐसा नारायण गुरु ने कहा। उनकी अनुसार सारी मानवता जो है एक ही जाति है, यानी कि मानवता की केवल एक जाति है, ये आपके श्री नारायण गुरु कहा करते थे। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैव मनुष्यानु। ठीक है। मनुष्य की एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर है। ये किसने कहा है? ये कहा है श्री नारायण गुरु। कहाँ के थे? ये आपकी स्टेट का नाम याद रखेंगे, केरल के थे, एझावा जाति के थे श्री नारायण गुरु। ठीक है ना। और इन्होंने क्या कहा ये भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखेंगे ज्योतिराव फुले के बारे में। इन्होंने क्या किया था? 1827 में इनका जन्म हुआ था, ज्योतिराव फुले का। इन्होंने ईसाई प्रचारकों द्वारा जो स्कूल खोले गए थे उसमें शिक्षा पाई थी। अभी आपको बताया गया कि ईसाई प्रचारक जो आए थे उन्होंने आदिवासियों के लिए और निचली जातियों के लोगों के लिए स्कूल खोले थे। तो ज्योतिराव फुले जो थे वो उसी स्कूल में पढ़े थे, उन्हीं स्कूलों में पढ़े थे, और 1827 में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला बोला कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो है ब्राह्मणों ने ये दावा किया कि जो है हम लोग आर्य हैं इसलिए औरों से श्रेष्ठ हैं। तो फुले ने क्या तर्क दिया कि आर्य जो है विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे। यानी कि जो आपके ब्राह्मण हैं, इन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण हैं वो विदेशी थे, वो आर्य थे, वो विदेशी थे, वो हमारे देश के नहीं हैं, वो किसी और जगह से आए थे। हम पर इन्होंने क्या किया? आक्रमण करके विजय प्राप्त कर ली, उसके बाद हमारे ऊपर अपनी चीज़ें थोप दी। ठीक है। ये आपके ज्योतिराव फुले का कहना था। फुले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी ज़मीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यानी कि जो हम लोग यहाँ के ओरिजिनल जो है जाति के हैं, ठीक है, ये लोग क्या हैं कि ये लोग आर्य हैं, विदेशी हैं, जो आपके ब्राह्मण हैं, ये बाहर से आए हैं, तो इन लोगों का हमारी ज़मीन और सत्ता पर कोई भी अधिकार नहीं है, ऐसा ज्योतिराव फुले का कहना था। फुले ने एक सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना की और जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। ठीक है। तो ये आप संगठन का नाम याद रखेंगे कि सत्य शोधक समाज नाम का संगठन किसने स्थापित किया था? तो ज्योतिराव फुले ने स्थापित किया था। ठीक है। जिसमें जो है जातीय समानता की बात की गई। इसके अलावा देखेंगे ज्योतिराव फुले ने काश्तकार की चाबुक नामक एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम आप याद रखेंगे। एक तो इनकी पुस्तक थी गुलामगिरी और एक पुस्तक थी काश्तकार की चाबुक। ठीक है। तो काश्तकार की चाबुक में फुले ने उच्च जाति के नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद की आलोचना की थी। ठीक है। यानी कि जो है उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद की आलोचना करने का मतलब, जैसे कि जो आपके उच्च जाति के लोग थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ कहते थे कि छोटी जाति हो चाहे बड़ी जाति हो, सबको अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना चाहिए। लेकिन काश्तकार की चाबुक में ज्योतिराव फुले ने कहा कि हम लोग आज अंग्रेज़ों से लड़ करके जो है अगर आज़ादी दिला भी देंगे तब भी जो है हमारी स्थिति बाद में आज़ादी पाने के बाद वही रहेगी जो अभी है। ठीक है। तो इसकी बात कहते थे कि इसीलिए जो है वो ब्राह्मणों के जो है विरोधी थे। 1873 में फुले ने गुलामगिरी नाम की एक पुस्तक लिखी। फुले ने अपनी पुस्तक को उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। यानी कि हम जानते हैं कि अमेरिका में भी ब्लैक एंड वाइट का जो है क्या था? संघर्ष था ना, काले और गोरे लोगों का। तो उसमें भी एक मुक्ति संघर्ष हुआ था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। यानी कि भारत की निम्न जातियों का जो हाल था वही अमेरिका में जो आपके काले लोग हुआ करते थे उनका हाल था। ठीक है। तो इसको जो है उससे कनेक्ट किया गया। ओके। तो दो पुस्तक का नाम याद रखेंगे, काश्तकार की चाबुक और गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? ज्योतिराव फुले की। इसके अलावा आप याद रखेंगे गुलामगिरी किस सन में लिखी गई थी? 1873 ईस्वी में। ठीक है। और दोनों पुस्तकों में क्या चीज़ें थी ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपसे पूछ लेता है। आगे देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में।
तो अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे, इसके बारे में हमने बात की। इनके पिता जो है सैनिक स्कूल में अध्यापक थे। बचपन में इन्होंने जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह बहुत नज़दीक से देखा था। ठीक है, जातीय भेदभाव जब बच्चा होगा तो वो उसको महसूस कर रहे थे, जातीय बचपन से ही इसको महसूस किया था। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। ठीक है ना, मंदिर में प्रवेश करने का आंदोलन शुरू किया था 1927 में। महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में इसमें हिस्सा लिया, मंदिर प्रवेश आंदोलन में, जो किसने स्टार्ट किया था 1927 में, अंबेडकर ने। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। ठीक है ना, वह पूरे देश को क्या दिखाना चाहते थे ये मंदिर प्रवेश आंदोलन के माध्यम से? ये दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रह की जकड़ कितनी मजबूत है। यानी कि जब ये लोग जो है मंदिर प्रवेश करते थे तो जो आपके उच्च जाति के ब्राह्मण लोग थे वो जो है काफ़ी जो है विरोध करते थे इसका। ठीक है, तो यही ये दिखाना चाहते थे कि जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ जो है कितनी मजबूत है हमारे देश में। तो इस तरह के जो है मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने चलाया था? तो ये चलाया था हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नाम है जाति का विरोध करने के लिए, ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है ना, इनके बारे में देख लेते हैं। ये आपके पेरियार नाम से प्रसिद्ध थे। क्या नाम है इनका पूरा नाम? ईवी रामास्वामी नायकर। पेरियार के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ये भी नाम आपने सुना होगा। ये एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बढ़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में ये क्या थे? सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। ठीक है, संस्कृत भाषा के जो शास्त्र थे उनका इन्होंने अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बन गए, लेकिन एक बार जो है इन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई दावत में देखा कि वहाँ बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ था। तो ये कांग्रेस के भी सदस्य बने थे, लेकिन एक बार ये एक दावत में गए थे तो वहाँ पर जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने जो है क्या किया कि जातियों के हिसाब से सबको अलग अलग बैठने की व्यवस्था की थी कि यहाँ पे ये जाति का लोग बैठेगा, यहाँ पे दूसरी जाति का, यहाँ तीसरी जाति का, यहाँ चौथी जाति का। ठीक है, तो इससे जो है परेशान होकर इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। इसके बाद क्या हुआ? पेरियार की समझ में क्या आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। ठीक है, तो स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो पेरियार ने, यानी कि ईवी रामास्वामी नायकर ने स्वाभिमान आंदोलन प्रारंभ किया था। इनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। ठीक है, तो ज्योतिराव फुले ने जो बात की थी वही बात इन्होंने भी की थी, कि इन्होंने भी कहा कि जो आपके द्रविड़ हैं, यानी कि जो आपके तमिल लोग हैं, वही जो है असली जो है इंडियंस हैं, वही जो है भारत के असली वाहक हैं, जबकि ब्राह्मण लोग क्या हैं, ये बाहर से आए हैं और हमारे ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया है। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। ठीक है, जो आपके हिंदू वेद पुराण हैं इनके कट्टर आलोचक थे। खास तौर पर मनु द्वारा रचित संहिता, यानी कि जो आपकी मनु संहिता थी, ठीक है ना, उसके ये बहुत कट्टर आलोचक थे। कौन? पेरियार। भगवत गीता और रामायण के भी ये कटु आलोचक थे। ठीक है, आगे है हमारा। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता और महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। यानी कि ब्राह्मण लोगों ने, जो आपकी निचली जातियां हैं, उन पर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, महिलाओं पर जो है पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो आपकी मनु संहिता है, भगवत गीता है, रामायण, इन सब का जो है सहारा लिया है किसने? ब्राह्मणों ने। ठीक है, ये किसका कहना था? पेरियार का कहना था। अब समाज सुधार के बारे में देखते हैं, समाज में किस तरह से सुधार किए गए। तो अलग अलग संस्थाओं के बारे में इसमें पढ़ेंगे। समाज में महत्वपूर्ण सुधारों के लिए समय पर कई परिवर्तनकारी संस्थाएं भी स्थापित की जाती रहीं। इनमें से हमारी कुछ निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है हमारा ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज ने क्या किया, इसके बारे में देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी, यानी कि किसी भी तरह की बलि देना या फिर मूर्ति पूजा के विरुद्ध थी आपकी ब्रह्म समाज। इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। ठीक है, उपनिषद भी हमारे जो है ग्रंथों का हिस्सा है, तो उपनिषदों में ये लोग विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, किसी भी धार्मिक प्रथा का आलोचना नहीं करते थे ये,
किसी भी परंपरा का आलोचना नहीं करते थे। ब्रह्म समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। देखिए, ये लोग क्या करते थे, ब्रह्म समाज के लोग, जो आपके हिंदू धर्म है और जो ईसाई धर्म है, इसके जो है कौन कौन से नकारात्मक पहलू हैं, कौन कौन से सकारात्मक पहलू हैं, इसकी बात ये लोग किया करते थे। ठीक है, तो ये जो है बात ये किया करते थे। इसके अलावा मूर्ति पूजा और बलि के ये लोग विरुद्ध थे और उपनिषदों में विश्वास रखते थे। 1830 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला हमारा है यंग बंगाल। तो यंग बंगाल जो है 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, ये हिंदू कॉलेज कहाँ पे, जो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज है, वहाँ पे ये अध्यापक थे। कौन? विवियन डेरोजियो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने विद्यार्थियों को कुछ परिवर्तनकारी विचारों से अवगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी कि जिस तरह की अलग अलग तरीके की सत्ता है, ठीक है ना, या फिर कोई भी जो है बात है, जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, इनके खिलाफ सवाल करने के लिए प्रोत्साहित किया अपने स्टूडेंट्स को। उनके द्वारा शुरू किए गए यंग बंगाल मूवमेंट, तो ये जो आपका यंग बंगाल आंदोलन है, ये लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की इन्होंने मांग की तथा सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने क्या चलाया, अभियान चलाया। तो कौन थे ये? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन जो है प्रारंभ किया था। इसके अलावा अगला हमारा है रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन जो है ये आपकी इम्पोर्टेंट संस्था है। तो रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इनके नाम पे रखा गया था। ठीक है, रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इनके नाम पे रखा गया। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 1863 में हुआ और मृत्यु हुई 1902 में, इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। इन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपनी प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़ करके संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। तो जो स्वामी विवेकानंद थे, इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, और जो आपके रामकृष्ण परमहंस की जो शिक्षाएं थी उसको अपनी विचारधारा के साथ जोड़कर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व में जो है फैलाने का काम किया। ठीक है, और ये जो आपका रामकृष्ण मिशन था, ये रामकृष्ण परमहंस के द्वारा स्थापित किया गया था। और ये रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो ये थे आपके स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, 1893 में क्या हुआ कि शिकागो में एक विश्व धर्म संसद हुई थी, जहाँ पे पूरे विश्व के लोग आए थे। तो उन्हें सुनने के बाद, यानी कि जो है 1893 में जो शिकागो में विश्व धर्म संसद हुई थी, वहाँ पे स्वामी विवेकानंद को सुनने के बाद वहाँ का एक महत्वपूर्ण अखबार है न्यूयॉर्क हेराल्ड, उसने क्या विवरण दिया? उसने कहा कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। क्योंकि जो है आपने देखा कि ईसाई धर्म प्रचारक भारत में आते थे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, तो वहाँ पे जो है विवेकानंद ने यानी कि विश्व धर्म संसद में ऐसी बातें कही कि वहाँ के अखबार को ये चीज़ लिखना पड़ गया। भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चहारदीवारी से बाहर निकालने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। ठीक है, किसने? विवेकानंद जी ने। ठीक है, रसोई घर में धर्म की संकीर्ण चहारदीवारी से बाहर निकालने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। लोगों को जो है ये आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए। अगला हमारा है प्रार्थना समाज। 1867 में ये बम्बई में स्थापित किया गया प्रार्थना समाज। इसने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया, यानी कि बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया। और जातीय बंधन, तो जाति के लिए इसने भी काम किया, जातियों को खत्म करने के लिए प्रार्थना समाज ने भी। स्थापना कब हुई थी? 1867 में। कहाँ पे? बम्बई में स्थापित किया गया था। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो महिलाओं की शिक्षा के लिए भी इसने काम किया और विधवा विवाह पर जो पाबंदी लगी थी उस पर भी जो है इन्होंने काम किया। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। तो ये हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म के
पर विचार विमर्श करते थे प्रार्थना समाज के लोग। अगला हमारा है वेद समाज। वेद समाज मद्रास चेन्नई में जो है, यानी कि जो अभी वर्तमान का चेन्नई है, इसका पहले नाम क्या था, मद्रास। तो मद्रास में 1864 ईस्वी में वेद समाज की स्थापना की गई थी। वेद समाज जो है ये ब्रह्म समाज से प्रेरित था। ब्रह्म समाज की स्थापना हमने बताया कि 1830 में हुई, ठीक है ना। तो ये आपके ब्रह्म समाज से प्रेरित था। तो आपको ये एक बात और आपको याद रखना है कि ब्रह्म समाज जो था इसका पहले नाम क्या था, ब्रह्म सभा था, बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज किया गया, ठीक है। तो वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने का काम किया। तो लगभग एक जैसे काम सभी कर रहे हैं। तो वेद समाज की स्थापना कब हुई, कहाँ पे हुई, ये आपको ध्यान रखना है। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, यानी कि वेद समाज के लोग मानते थे कि केवल एक ईश्वर है। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की, यानी कि हिंदू धर्म में जो अनुष्ठान किए जाते थे, जो भी अंधविश्वास थे, उसकी निंदा किसने की, वेद समाज के लोगों ने इसकी निंदा की थी। अगला हमारा है अलीगढ़ आंदोलन। तो अलीगढ़ आंदोलन ये आपके सर सैयद अहमद खां जो थे, इनके द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये पहले जो है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। और 1875 में अलीगढ़ में इसकी स्थापना किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने की थी। यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान, यानी कि जो है आपका साइंस के साथ साथ, जो आपका उस समय का मॉडर्न साइंस था, उसके साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है। तो देश में जो है शिक्षा से संबंधित जो आपका सुधार हुआ, उसमें जो है इसका प्रभाव था आपके अलीगढ़ आंदोलन का, ठीक है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, सर सैयद अहमद खां के द्वारा। इसके अलावा हमारा अगला है सिंह सभा आंदोलन। ये क्या करती थी, तो ये सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में जो है आपके सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में हुई। अमृतसर में इसकी स्थापना की गई थी सिंह सभा आंदोलन की, ठीक है। बाद में 1879 ईस्वी में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। देखिए 1873 में तो अमृतसर में स्थापित हुई, वहाँ से शुरू किया गया सिंह सभाओं को। ये क्या था, तो सिखों के लिए एक सुधारवादी संगठन था, यानी कि सिख धर्म में सुधार के लिए सुधारवादी संगठन था। और 1879 में जो है लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वास, जातीय भेदभाव और ऐसे आचरण जिसमें वे गैर सिख समझती थी, उससे मुक्ति कराने का प्रयास किया। तो सिखों को जो है अंधविश्वास से मुक्त कराने, जाति भेदभाव से मुक्त कराने का काम, और इसके अलावा ऐसे काम जिससे जो है वो समझती थी कि ये गैर सिख काम है, यानी कि सिख इस काम को नहीं कर सकते हैं, तो उनसे मुक्त कराने का प्रयास किया सिंह सभा ने। उन्होंने सिखों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, और जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था, यानी कि आप आधुनिक ज्ञान भी लो, इसके अलावा सिख धर्म के सिद्धांत भी पढ़ो। इसी के लिए जो है खालसा कॉलेज अमृतसर में स्थापित हुआ था 1892 में। सिख सभा आंदोलन के नेताओं ने ही इसको स्थापित किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि खालसा कॉलेज जो अमृतसर का है, ये 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये हमारे सामाजिक सुधार से संबंधित, जातीय सुधार से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जिससे जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपने देखा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो आप अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे जो आपके सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड पेपर की। इसके अलावा आपका चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल वीडियो को आप लोग लाइक कर ही चुके होंगे, और वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं जो भी आप जो है बातें हमारे चैनल के लिए कहना चाहते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।